हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए साथियों, आज जो हमारा थर्ड लेक्चर है, पिछले के 2 सेशन में आपने अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बारे में मैंने डेफिनेशन बताने का प्रयास किया और इसके पिछले क्लास में हमने बैंकिंग से संबंधित संपूर्ण टॉपिक को कवर किया था। आपने देखा होगा, बहुत ही जोरदार टॉपिक था आपका बैंकिंग से संबंधित। तो बैंकिंग से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर किया था। आज का जो सेशन है आप देख सकते हैं, बैंकिंग से ही मिलता जुलता टॉपिक है, लेकिन बैंकिंग नहीं पढ़ेंगे। जो मैंने आपको कुछ फंडामेंटल रेट्स बताए हैं, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, और खास करके मैंने आपको तरलता के बारे में बताया था, मनी सप्लाई के बारे में बताया था। तो जो टॉपिक आपको पिछला टॉपिक पूरा एकदम से क्लियर कर लेना है, उसके बाद ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। आज का जो टॉपिक है मेरा मुद्रास्फीति एवं मुद्रा अपस्फीति का है, यानी इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। क्या? इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। हम आज के टॉपिक में इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को चेक करने का प्रयास करेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति यानी महंगाई क्या होता है, और मुद्रा अपस्फीति यानी मंदी क्या होती है। यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यह टॉपिक करंट का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। यह टॉपिक करंट का सबसे बड़ा मुद्दा होता है, करंट का सबसे बड़ा इशू होता है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी महंगाई लगातार हमेशा न्यूज़ में होता है, करंट में होता है, इसलिए एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि महंगाई क्या होती है, महंगाई कैसे बढ़ती है, महंगाई को बढ़ने की क्रिया को कहते क्या है, कंट्रोल करने की क्रिया को क्या कहते हैं, कौन कंट्रोल करता है, इसकी क्या एलिमेंट्स होते हैं और क्या इफेक्ट होते हैं, और क्या प्रकार होते हैं, और महंगाई की गणना कैसे की जाती है। यानी संपूर्ण टॉपिक का कवरेज कराया जाएगा। तो उसी के सिलसिले में आज हम बात करेंगे। देखिए साथियों, जो हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में, वह आपसे बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन का जो टॉपिक है वह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, महंगाई, इसको बोलते हैं मुद्रा अपस्फीति। क्या बोलते हैं? मुद्रा अपस्फीति। नहीं, इसको मुद्रा अपस्फीति नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। इसको इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति यानी महंगाई, और डिफ्लेशन का मतलब होता है मुद्रा अपस्फीति। क्या होता है? मुद्रा अपस्फीति। बहुत ही आराम से, प्यार से पढ़िए, टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बनने चाहिए। देखिए साथियों, हमारे कुछ दोस्तों को कमेंट्स था कि सर हमको क्या PDF नोट्स के माध्यम से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बहुत ही जल्दी PDF भी हम के साथ ऐड कर देंगे। तो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति। महंगाई कैसे, आप यह कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई वस्तु महंगी हुई हो या सस्ती हुई है? कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? जैसे मोबाइल है, यह मोबाइल है आपके सामने, यह महंगा हुआ है या सस्ता हुआ है, आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? इसका ओल्ड प्राइस, पुरानी कीमत आपको पता होनी चाहिए। जब तक किसी वस्तु या सेवा की पुरानी कीमत आपको पता नहीं होगी, तब तक आप महंगाई है या मंदी है पता नहीं लगा सकते। जैसे कोई मोबाइल है, मोबाइल की ओल्ड प्राइस
7,000 रुपए की है। कितने की है? 7,000 रुपए की। मोबाइल का न्यू प्राइस, वही मोबाइल अब 8,000 का हो गया। समझने का प्रयास करना। और वही मोबाइल कुछ समय बाद 6,500 का हो गया। तो इन दोनों स्थितियों में क्या अंतर है साथियों, यही आपको आज समझना है। और ऐसा होता क्यों है? तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति यानी महंगाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्य बोलचाल की भाषा में महंगाई कहेंगे, सामान्य बोलचाल की भाषा में। और इसको मुद्रा अस्फीति कहते हैं। मुद्रा अस्फीति डिफ्लेशन या मंदी कहते हैं, संकुचन भी कह सकते हैं, लेकिन मंदी शब्द आप लोगों को समझ में आता है इसलिए मैंने लिया है। कहने का मतलब यह है कि कोई वस्तु महंगी हुई है या सस्ती हुई है, उसके लिए साथियों आपको उस वस्तु की पुरानी कीमत पता होनी चाहिए, ओल्ड प्राइस पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, कोई वस्तु महंगी और सस्ती कब होती है, यह बात पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था। पिछले सेशन में यह बात मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। अगर आपको याद हो तो पिछले सेशन में मैंने बताने का प्रयास किया था और उसी पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं। कोई वस्तु महंगी या सस्ती कब होगी? देखिए, अगर डिमांड यानी मांग, समझना, मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम हो। मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, कहने का मतलब यह है कि आप किसी वस्तु की या एक से अधिक वस्तुओं की मांग ज्यादा करते हैं, लेकिन मार्केट में उसकी सप्लाई नहीं हो रही है, आपूर्ति नहीं हो रही है, तो वस्तु महंगी हो जाती है। जैसे मार्केट में टमाटर खरीदने वालों की संख्या ज्यादा हो, दैट इज डिमांड, लेकिन टमाटर मार्केट में नहीं आ रहा है, तो जो बचा खुचा टमाटर है उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी, पक्का बढ़ जाएगी। इसी को कहेंगे आपूर्ति। अगर डिमांड ज्यादा हो, मांग कम हो, मतलब मांग ज्यादा हो आपूर्ति कम हो, तो उस स्थिति को कहेंगे इन्फ्लेशन। उसी स्थिति को कहेंगे महंगाई या मुद्रास्फीति। महंगाई या मुद्रास्फीति। ठीक, शायद आप समझ रहे होंगे। लेकिन अगर साथियों, अगर क्या डिमांड कम है, मांग कम है, लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो उस स्थिति को अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन कहते हैं। अभी मैं आपको एक न्यू बता रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट, बाकी सारी चीजें अभी बहुत विस्तार से बताऊंगा। इसको समझ गए तो सारी चीजें आपको 100% समझ में आएगी साथियों। डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी या मुद्रा अस्फीति।
मंदी या मुद्रा अस्फीति। शायद आप मेरी बात अब समझ में आ गया होगा कि अगर मांग बढ़े सप्लाई कम हो तो महंगाई होती है, और मांग कम हो, आप सभी जानते हैं मार्केट में बहुत ढेर सारी आलू रखी हुई है, कोई खरीदने वाला नहीं है, मतलब मांग कम है। अच्छा, डिमांड कब बढ़ती है? आपकी डिमांड कब बढ़ती है? आप अभी एक विद्यार्थी हैं, जिस दिन आप पुलिस हो जाएंगे तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, महंगी वस्तुओं का सेवन करना शुरू कर देंगे। कब? जब पैसे ज्यादा होंगे, मतलब जब मनी सप्लाई, ये मैंने कल आपको बताया था, मनी सप्लाई ज्यादा होगी। अच्छा, मनी सप्लाई ज्यादा कब होगी? जब रेपो रेट कम होगा, रिवर्स रेपो रेट कम होगा, सीआरआर कम होगा, एसएलआर कम होगा, बैंक रेट कम होगा, और ओएमओ के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार से खरीदा जाएगा तो मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। पिछला टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना, मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया आप सभी को। और यहां क्या होता है भाई, डिमांड कब कम होगी? जब हमारे पास पैसा कम होगा, मनी सप्लाई कम होगी, तरलता कम होगी, तो हमारी डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी, वस्तुएं सस्ती होंगी, उसी को डिफ्लेशन कहते हैं। दैट्स क्लियर? इतनी चीज आप लोग क्लियर कर लो। अब हम अगले टॉपिक पर एक एक करके लेने का प्रयास करते हैं, एक एक टॉपिक को लेने का प्रयास करते हैं। पहले देखते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई भी कह सकते हैं, नो डाउट, या मुद्रास्फीति। देखिए दोस्त, महंगाई शब्द का प्रयोग इकोनॉमी में नहीं होता है, इसलिए बार बार इकोनॉमी पढ़ते हुए महंगाई ना कह करके अगर मुद्रास्फीति कहेंगे तो ज्यादा उचित है। इन्फ्लेशन क्या है? व्हेन जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज कंटिन्यूसली, यानी व्हेन, कहने का मतलब यह है कि जब सामान्य कीमत स्तर में, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो और मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट हो, तब उस स्थिति को इन्फ्लेशन कहते हैं। ये क्या होता है ये देख लेते हैं। कहने का मतलब सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि का मतलब, अच्छा सामान्य स्तर लिख दिया, यहां पे कीमत होना चाहिए साथियों, कीमत, प्राइस। सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि का मतलब है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत लगातार बढ़ रही हो। आप ये बताओ, अगर वस्तु और सेवा की कीमत लगातार बढ़ रही है तो मुद्रा की क्रय शक्ति लगातार कम होगी। क्यों? आइए देखते हैं। पहले 100 रुपए में 10 पेन मिलते थे, कीमत लगातार बढ़ रही है, अब 100 रुपए में 8 पेन मिलेंगे। जो 100 रुपए पहले 10 पेन के लिए काम करता था, वही 100 रुपए आज 8 पेन के लिए काम करता था। तो इस 100 रुपए की क्रय शक्ति कम हो गई, खरीदने की क्षमता कम हो गई, मुद्रा का क्रय शक्ति कम हो जाता है, तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। चीजें क्लियर? अच्छा, ये होता कब है? जब, अभी टॉपिक जो अब लिख रहा हूं उसको समझना, जब मनी सप्लाई
ज्यादा होती है, यानी जब हमारे पास या अर्थव्यवस्था में पैसे ज्यादा होते हैं तो डिमांड ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। बहुत ही रोमांचक टॉपिक है साथियों, इसलिए इसको बहुत ही शानदार तरीके से समझना। जब हमारे पास पैसे ज्यादा होंगे तो हमारी मांग ज्यादा होगी, हमारी मांग ज्यादा हो लेकिन पूर्ति कम हो, पिछले बताए 5 मिनट पहले, पूर्ति कम हो तो महंगाई कहते हैं उसको। यानी समझने का प्रयास करना। और बात बता दे रहा हूं, मनी सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्फ्लेशन, यानी जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति होगी वैसे वैसे महंगाई बढ़ेगी। देख लो आपके सामने है, यानी अगर आपके पास पैसे ज्यादा होंगे तो आपकी अच्छी वस्तुएं और महंगी वस्तुओं खरीदने की मांग होगी, यानी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। वस्तुएं महंगी होने की स्थिति को ही तो इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है कि मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है? वस्तुओं का महंगा होना, बिल्कुल सही बात है। मुद्रा आपूर्ति का ज्यादा होना, बिल्कुल सही बात है। मुद्रा आपूर्ति का मतलब मुद्रा की तरलता ज्यादा होना, बिल्कुल सही बात है। तरलता का मतलब मुद्रा का प्रवाह ज्यादा होना, ये बात मैंने कल के क्लास में बताई थी। इंटरलिंकिंग होता है इकोनॉमी, एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर में लिंक होता है, इसीलिए शेड्यूल से पढ़ाए जाते हैं। मैं पहले भी दिन इसको पढ़ा सकता था लेकिन क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि आपस में लिंक होता है दोस्त। गहराई से समझो अगर मेरे साथ इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो, ताकि एक भी क्वेश्चन 5, 6, 7 जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए मेरे पढ़ाए हुए से आएंगे, मेरी गारंटी है। बशर्ते आपको ध्यान से पढ़ना है, सुनना है, समझना है। देखिए अब आगे देखिए, तो फिर मुद्रास्फीति को नियंत्रित कौन करता है? यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। कंट्रोल कौन करता है? तो मुद्रास्फीति को आरबीआई और सरकार कंट्रोल करती है। कौन सी सरकार? भारत सरकार। कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई और सरकार कंट्रोल करती है। यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो सर ये बताइए कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे करेंगे, मुद्रास्फीति को कंट्रोल कैसे करेंगे? मनी सप्लाई को कम करके। जैसे ही मनी सप्लाई कम होगा ये कंट्रोल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब पैसे नहीं रहेंगे और पैसे नहीं रहेंगे तो डिमांड नहीं जो बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो वस्तुएं महंगी नहीं होने वाली हैं, वस्तुएं महंगी नहीं होने वाली हैं। दैट्स क्लियर? क्लियर। देखिए ये चीज आपने क्लियर कर लिया। जब कीमत स्तर में लगातार वृद्धि हो, मुद्रा की क्रय शक्ति में लगातार गिरावट हो तो उस स्थिति को इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा डिफ्लेशन हो जाएगा। ठीक, आइए थोड़ा इसको और विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं, और विस्तार से लेते हैं इसको। बहुत सही और सटीक। अभी जो मैंने आपको जानकारी दी उसको समराइज करते हैं। समराइज का मतलब क्या है कि अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होने पर अगर सप्लाई कम है तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? महंगाई। कौन सी स्थिति? महंगाई। और इस महंगाई को क्या कहते हैं? इकोनॉमी के भाषा में इस महंगाई को मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं?
मुद्रास्फीति कहते हैं। इसको नियंत्रित कौन करता है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित कौन करता है? तो मुद्रास्फीति को आरबीआई और भारत सरकार नियंत्रित करती है। कैसे नियंत्रित करती है? हाउ, कैसे? तो आप सबको पता होगा, मैंने बताया है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मनी सप्लाई। भाई अगर मनी सप्लाई से ही बढ़ रहा है तो मनी सप्लाई को कम कर देते हैं, कंट्रोल। बिल्कुल सही, बहुत सही, आप लोग समझ रहे हैं दोस्त, बहुत सही, बहुत सही। देखिए क्या है यहां पर, मनी सप्लाई को कम कर देंगे तो नियंत्रित हो जाएगी। अब मनी सप्लाई को कम करना क्या कहलाता है भाई? मनी सप्लाई को कम करना क्या कहलाता है? तो मनी सप्लाई को कम करना डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं मुद्रा विस्फीति। क्या बोलते हैं? मुद्रा विस्फीति। यहां इंग्लिश के वर्डों को ज्यादा यूज होता है, समझिएगा, और बहुत सही आपको लगेगा भी, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना। सर आपने क्यों बताया? तो सर ने इसलिए बताया कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे करते हैं? मनी सप्लाई को कम करके। तो मनी सप्लाई कम कैसे होगी? कल के चैप्टर में जाओ, पुराने लेक्चर में जाओ, चीजें मिल जाएंगी। रेपो रेट को बढ़ाने से मनी सप्लाई कम हो जाती है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने से मनी सप्लाई कम हो जाती है, सीआरआर को बढ़ाने से मनी सप्लाई कम हो जाती है, एसएलआर को बढ़ाने से मनी सप्लाई कम हो जाती है, बैंक रेट को बढ़ाने से मनी सप्लाई कम हो जाती है। तो मनी सप्लाई को कम करना मुद्रास्फीति, मुद्रा अवस्फीति। क्लियर? अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे, और जो हमारा सेकंड है वो है डिफ्लेशन। क्या है? डिफ्लेशन। अगर ये समझ में आ गया तो डिफ्लेशन भी समझ में आएगा। उसको मंदी या मुद्रा अवस्फीति बोलते हैं। मंदी या मुद्रा अवस्फीति। मंदी या मुद्रा अवस्फीति बोलते हैं उसको। टॉपिक तो एकदम क्लियर होगा ही साथियों, हम हैं ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इकोनॉमी में पूरी इकोनॉमी क्लियर कर देंगे यार, परेशान होने की जरूरत नहीं। बस पढ़ते रहो, परिश्रम करते रहो, अपने प्रति दृढ़ रहो, विश्वास रखो, चीजें एकदम क्लियर होंगी। देखिए अभी आपने देखा होगा, उसमें देख लिया क्या डिमांड बढ़ रही थी। तो आप ये बताओ, अगर अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई कम हो जाए, अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई कम हो जाए, भाई अगर पैसे नहीं होंगे तो डिमांड भी कम होगी, पैसे नहीं होंगे तो डिमांड भी कम होगी, और डिमांड कम होगी, वस्तु तो मार्केट में है ही है। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो वस्तुएं सस्ती होने लगेंगी, और वस्तुओं के सस्ती होने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? मंदी या डिफ्लेशन या मुद्रा अवस्फीति। मुद्रा अवस्फीति का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा का कम होना। मुद्रा अवस्फीति का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा का कम होना। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? यानी मनी सप्लाई के बढ़ने से डिमांड, मनी सप्लाई के कम होने से डिमांड कम हो जाता है, डिमांड कम होना और सप्लाई ज्यादा होना मतलब वस्तुएं सस्ती होती हैं। तो भाई
इसको भी कंट्रोल कौन करता है? इसको कौन कंट्रोल करता है? तो इसको भी आरबीआई ही कंट्रोल करती है। आरबीआई एंड गवर्नमेंट कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई और सरकार। हाउ? चलिए, बहुत सही दोस्तों। कैसे? मनी सप्लाई को बढ़ा करके वस्तुएं सस्ती हो रही हैं, डिमांड नहीं है। डिमांड को बढ़ाने के लिए तरलता को बढ़ाना पड़ता है, और तरलता को बढ़ाएंगे तो आपकी मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। कैसे? मनी सप्लाई को बढ़ा करके। तो मनी सप्लाई को बढ़ाना क्या कहलाता है? या मुद्रा अवस्फीति को नियंत्रित करना क्या कहलाता है? तो मुद्रा अवस्फीति को नियंत्रित कराना रिफ्लेशन कहलाता है। क्या? रिफ्लेशन। रिफ्लेशन मतलब मुद्रा संस्फीति, या मुद्रा संकुचन भी कहते हैं उसको, मुद्रा संस्फीति। मुद्रा संस्फीति। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ने से क्या होती है? डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने से महंगाई आ जाती है। और अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई, ये मैंने पिछले चैप्टर में बताया है, आप लोग जाकर लेक्चर में देख लेना। मनी सप्लाई कम होने से क्या होता है? डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज्यादा है, वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। और कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई और सरकार। कैसे कंट्रोल करती है? मनी सप्लाई को कम करना, और कहलाता क्या है? मुद्रा संस्फीति कहलाता है। आइए एक चार्ट के माध्यम से इसको बहुत ही विस्तार से देख लेते हैं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, यह मेरी गारंटी है। आइए देखते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं यह कीमत स्तर है, प्राइस लेवल। कीमत क्या है? कीमत स्तर है। और कीमत स्तर कितना है? मान लेते हैं 100 रुपए। एग्जाम्पल समझिएगा, 100 रुपए है, 100 रुपए में 10-20 वस्तुएं मिल रही हो, कीमत स्तर है। तो आप ये बताओ इन्फ्लेशन कब होगा? इन्फ्लेशन किसको कहेंगे? यह कीमत स्तर है 100 रुपए का। कितने का? 100 रुपए का। इन्फ्लेशन कब होगा? जब 100 से ऊपर जाएंगे। इस सामान्य कीमत है तो कोई दिक्कत नहीं है, ना महंगाई है इस पर, ना महंगाई है ना मंदी है। इससे ऊपर जाएंगे यानी कहां? 110 पर। तो क्या होगा? तो उस स्थिति को इन्फ्लेशन कहेंगे। पक्का? उस स्थिति को इन्फ्लेशन कहेंगे। लेकिन ये बताओ डिफ्लेशन किसको कहते हैं? कीमत से नीचे जाना, सामान्य कीमत से नीचे जाना। वो तो महंगाई हो गई। लेकिन मंदी 90 पर आएगा तब मंदी होगी ना। मंदी या डिफ्लेशन? मंदी या डिफ्लेशन कब होगा? जब 90 पर आएगा। अच्छा, ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई कम होती है। ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई ज्यादा होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये बताओ कि यहां से यहां जाने की स्थिति और यहां से यहां आने की स्थिति, यानी सामान्य कीमत पर, मतलब यहां से यहां जा रहे हैं, मतलब क्या करें? इसको नियंत्रित कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, भाई बहुत नीचे ना जाए। तो अब आप समझ गए होंगे, यहां से यहां तक वाली स्थिति को ही रिफ्लेशन कहते हैं।
जो अभी मैं बता रहा था, रिफ्लेशन। क्यों? क्योंकि अगर ये मनी सप्लाई के कम होने से हो रहा है तो हम थोड़ा मनी सप्लाई को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसी को कहते हैं मुद्रा संस्फीति। क्या कहेंगे इसी को? इसी को कहेंगे मुद्रा संस्फीति। यानी मंदी को कंट्रोल करना, मुद्रा अपस्फीति को नियंत्रित करना क्या कहलाता है? मुद्रा संस्फीति। ऐसा नहीं है दोस्त कि कोई चीज 100 से 90 पर पहुंची है तो वह डायरेक्ट 110 पर पहुंच जाएगी, पहले 100 पर आएगी ना, तो वही है कंट्रोल। और यहां से यहां तक वाली स्थिति को क्या कहेंगे? तो यहां से यहां तक वाली स्थिति को डिसइंफ्लेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? डिसइंफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन करने के लिए क्या करेंगे? मनी सप्लाई को कम करेंगे। ओके, दैट्स क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक और बहुत ही जोरदार टॉपिक। एक क्लियर होना चाहिए आपका। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। समझ रहे हैं ना? बेहतरीन टॉपिक है। तो ये चीज आपको एकदम क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर के बारे में। आइए अब हम आगे इसमें देखते हैं कि मुद्रास्फीति का कारण क्या है, महंगाई का कारण क्या है, रीजन। मुद्रास्फीति का कारण क्या? मुद्रास्फीति का कारण। अच्छा, मुद्रास्फीति के कारण को कैसे मानेंगे? जल्दी से बताइए। देखिए, मुद्रास्फीति के 3 कारण होते हैं। कितने? 3 कारणों से ही महंगाई आती है। कितने कारण से? 3 कारण से। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक सेकंड बता रहा हूं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एंड इन्फ्लेशन ऑफ ग्लोबल केसेस। इन्फ्लेशन ऑफ ग्लोबल केसेस। कहने का मतलब है, इसकी हिंदी से ही आप लोग समझ जाएंगे, जो लोग हिंदी में इंग्लिश में नहीं समझ रहे हैं। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। क्या? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है लागत जन्य मुद्रास्फीति, लागत जन्य मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन ऑफ ग्लोबल केसेस का मतलब होता है वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति, वैश्विक कारणीय मुद्रास्फीति। देखिए, इसका क्या मतलब है? ये महंगाई का कारण बता रहा हूं। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि किसी वस्तु या सेवा की मांग बढ़े तो वस्तु महंगी हो जाती है। मांग कैसे बढ़े? मांग कब बढ़ेगी? मांग कब बढ़ेगी भाई?
जब जनसंख्या बढ़ेगी। मांग कब बढ़ेगी? जब जनसंख्या बढ़ेगी। जब रोजगार बढ़ेगा, जब तरलता बढ़ेगी, जब आय बढ़ेगी, तभी तो मांग बढ़ेगी ना, तब वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। लेकिन यहां पर क्या है कि लागत जन्य का मतलब है कि वस्तु की मांग नहीं बढ़ रही, वस्तु को बनाने में ही अधिक खर्चा आ रहा है। मानते हैं कि जो वस्तु अभी वर्तमान में 100 रुपए की मिल रही हो, अब उसको बनाने में ही 100 रुपए आ जाए लगे, तो अब तो वह 110 की मिलेगी। महंगाई तो है यहां, लेकिन मांग में बढ़ने से नहीं, लागत बढ़ने से। क्या? लागत। कच्चा माल बढ़ जाए, रोजगारों जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनके वेतन बढ़ाना पड़ जाए, बिजली का बिल बढ़ जाए, ईंधन बढ़ जाए, महंगा हो जाए, तो लागत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। मांग नहीं बढ़ रही, लेकिन लागत ही बढ़ रही है, तो महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी दोस्त। तो उसको बोलते हैं लागत बढ़ने से। अच्छा, इन्फ्लेशन ऑफ ग्लोबल कॉसेस, वैश्विक कारण, अंतरराष्ट्रीय स्तर से दबाव की वजह से जो चीज हम आयात कर रहे हैं, अगर हमको वहीं से महंगा मिलना शुरू हो जाए तो बढ़ेगा, या फिर दबाव टैरिफ्स के वजह से, ट्रेड कर, जो ट्रेड टैक्स लगता है, सब्सिडी कम होने से, यानी जब घटे, कम हो, गिरावट हो या दबाव हो। जैसे भारत और चीन का मसला है, भारत ने कभी चीन के सामान पर टैक्स बढ़ा दी तो चीनी सामान महंगे हो जाएंगे भारत में, तो ऐसे भी महंगाई हो जाती है। यही सिस्टम है, इसी के कारण महंगाई आती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ते हैं। ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लो भाई। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति के प्रकार, बहुत प्रकार बताने वाला हूं दोस्त, देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समथिंग 10 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होता है। मुद्रास्फीति के कितने प्रकार होते हैं? तो मुद्रास्फीति के लगभग 10 प्रकार होते हैं। जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन, सॉरी यार, क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। क्रिप का मतलब होता है रेंगना, और रेंगने से तेज चलते हैं उसको बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। चलती हुई मुद्रास्फीति, चलने से तेज दौड़ते हैं तो उसको बोलते हैं रनिंग इन्फ्लेशन, और दौड़ने से तेज कूदते हैं दैट इज कॉल्ड जंपिंग या गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जंपिंग इन्फ्लेशन या गैलोपिंग इन्फ्लेशन, इसको कूदती हुई मुद्रास्फीति बोलते हैं। एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन, समझा दूंगा, इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है। हाइपर का मतलब अति मुद्रास्फीति,
नेक्स्ट होता है कोर इन्फ्लेशन यानी मूलभूत मुद्रास्फीति। उसके बाद हेडलाइन इन्फ्लेशन। उसके बाद इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। सब बताऊंगा दोस्त, परेशान ना हो। हिडन इन्फ्लेशन। ना समझ में आए तो बताना कमेंट्स करके, चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। उसके बाद एक होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। देखिए ये 10 प्रकार होते हैं। महंगाई के भी 10 प्रकार होते हैं। कितने? महंगाई के भी 10 प्रकार होते हैं। देखो, क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है चलती हुई मुद्रास्फीति। जब महंगाई की दर 0 से 3% के बीच हो, यानी 100 रुपए की चीज 101 की मिले, 102 की मिली, 103 को मिली, 102.5 की मिली। कहने का मतलब उसको महंगाई की दर कितना हो, 0 से 3% के बीच हो, तब उसको क्या बोलेंगे? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। महंगाई की दर कितनी होनी चाहिए? यहां 0 से 3%। यह विकसित अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। जब महंगाई की दर 3 से 10% के बीच हो, यानी 100 रुपए की चीज 105 में मिले, 108 में मिले, 110 में मिले, 109 में मिले, 107 में मिले, 104 में मिले, तो उसको बोलते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन, यानी चलती हुई मुद्रास्फीति। यह भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अच्छी मानी जाती है। यह भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अच्छी मानी जाती है। कौन सी? चलती हुई मुद्रास्फीति यानी वॉकिंग इन्फ्लेशन। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अच्छी मानी जाती है। जब मुद्रास्फीति की दर 10 से 20% के बीच हो, 10 से 20% के बीच का मतलब 100 रुपया वाली चीज 115 की मिल रही हो, 110 की मिल रही हो, 116 की मिल रही हो, 119 की मिल रही हो, यानी मुद्रास्फीति की दर 10 से 20%, आप समझ सकते हैं, 10 से 20% के बीच हो, तो उसको बोलते हैं रनिंग इन्फ्लेशन या दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। अब बात करें कूदती हुई मुद्रास्फीति, यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती, यहां से अर्थव्यवस्था कमजोर होना शुरू हो जाता है। कूदती हुई मुद्रास्फीति का क्या मतलब है? जब महंगाई की दर 20% से भी ज्यादा हो, यानी 100 रुपए की चीज 135 की मिले, 140 की मिले, 150 की मिले, 135 की मिले, 130 की मिले, 125 की मिले, तो उसको बोलते हैं जंपिंग इन्फ्लेशन। उसको क्या बोलते हैं? जंपिंग इन्फ्लेशन, यानी महंगाई की दर 20% से भी ज्यादा। समझ रहे हैं? अब नेक्स्ट हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है अति मुद्रास्फीति। हाइपर बोला फिगर आप स्पीड सुना होगा ना, मतलब अतिशयोक्ति, बहुत ज्यादा। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब हो जाता है कि बहुत ज्यादा महंगाई, 100 की चीज 1000 की मिल रही हो, 1000 वाली चीज 5000 की मिल रही हो, तो इसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। ऐसी स्थिति वेनेजुएला में हुई थी। ऐसी स्थिति 1920-25 के आसपास जर्मनी में भी हो गई थी। यानी इतनी ज्यादा देश में तरलता बढ़ा दी गई, इतनी ज्यादा तरलता बढ़ा दी गई, मुद्रा का समावेश इतना ज्यादा हो गया। आपको पता है महंगाई होने पर वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोर मुद्रास्फीति यानी मूलभूत इन्फ्लेशन। जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो महंगाई बढ़ती है ना, या आपदा के समय भी महंगाई बढ़ती है दोस्तों। जब डिजास्टर होता है
आपको पता होगा जब डिजास्टर होता है, आपदा आता है, बाढ़ किसी स्थान पर आ जाए, सूखा पड़ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, तो वहाँ पे चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अभी तत्काल में केदारनाथ की बात करें आप, 2013 के आसपास वहाँ पे इतना बड़ा त्रासदी आया था, तो यहाँ पर क्या होती है, वस्तुएं महंगी आ जाती हैं, अफरा तफरी मच जाती है, लोग भूख के लिए मर रहे होते हैं, तो ज़बरदस्ती महंगी वस्तुओं का सेवन करते हैं, तो उसको कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के आंकिक मानों को प्रदर्शित किया जाता है और थोक वस्तुओं के कीमतों को, तो उसको बोलते हैं WPI को प्रदर्शित करने को क्या बोलते हैं, हेडलाइन बोलते हैं। देखिए इंपोर्टेड का मतलब आयातित, आयातित का मतलब आयात, इंपोर्ट से इंपोर्टेड बना हुआ है। तो इसका मतलब हो जाता है कि जैसे हम कोई वस्तु अमेरिका से ला रहे हैं और वहीं से महंगी हमको मिलना शुरू हो जाए, तो उसको आयातित मुद्रास्फीति कहेंगे। यानी कोई चीज़ हम बाहर से ला रहे हैं, किसी दूसरे देश से ला रहे हैं और वहीं से हमको महंगा मिलना शुरू हो जाए, तो उसको इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यानी आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है। फिर हिडन का मतलब होता है अदृश्य या छिपी हुई मुद्रास्फीति। आप लोग हाइड करते ना, तो उस हाइड आपका छोटा फॉर्म है, शॉर्टकट, उसका पूरा नाम है हिडन या हाइडन, जो भी आप पढ़ते हो। अदृश्य मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि वस्तु के दाम में वृद्धि ना करके, वस्तु के कीमत में वृद्धि ना करके, प्राइस न बढ़ा करके उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी कर दी जाए। मेरी बात शायद समझ गए होंगे। पहले 5 रुपए का आपके मार्केट में इतना बड़ा रसगुल्ला, आज भी दाम 5 है लेकिन इतना बड़ा हो गया। ऐसा होता है ना, पार्ले जी का बिस्किट देख लो, कोई भी चीज देख लो आप, दाम उतना ही है लेकिन उसके अंदर माल कम हो रहा है या माल की क्वालिटी कम हो रही है। ठीक है। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। संरचनात्मक मुद्रास्फीति का तात्पर्य है कि जब अर्थव्यवस्था में मौद्रिक परिवर्तन करने से महंगाई आती है। मौद्रिक परिवर्तन का मतलब क्या है, जैसे रेपो रेट को कम कर दिया, रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया, CRR, SLR, ये सब कम करने से जो महंगाई उत्पन्न होती है उसको संरचनात्मक क्या बोलते हैं, संरचनात्मक मुद्रास्फीति बोलते हैं। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। क्लियर, बहुत सही। थम करिएगा, कमेंट्स जरूर करतेगा भाई। क्लास के बाद क्लास कैसी लगी आप सभी को, और अगर कोई और रिक्वायरमेंट हो तो उसको भी कमेंट्स कर दीजिएगा। अब हम बात करेंगे मुद्रास्फीति की गणना। ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रास्फीति की गणना, देखिए भारत देश में मुद्रास्फीति की गणना 2 रूपों में की जाती है। एक होता है WPI और एक होता है CPI। WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और यह होता है कस्टमर प्राइस इंडेक्स। मतलब थोक मूल्य सूचकांक, इसको क्या कहते हैं, थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य का मतलब क्या होता है दोस्त, थोक मूल्य का मतलब होता है कि थोक वस्तुएं, थोक वस्तुओं के मूल्य में। उपभोक्ता का मतलब होता है फुटकर वस्तु या खुदरा मूल्य सूचकांक भी बोलते हैं इसको, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी बोलते हैं। ठीक। अच्छा, जो परसेंटेज निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, मापन में ही समझ लीजिएगा कि गणना का जो परसेंटेज निकाला जाता है कि महंगाई इतने % है, इतने % नहीं है, वह कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए आपको पुराना दर पता होना चाहिए। पुराना रेट माइनस नया रेट भागा पुराना रेट इंटू 100। जैसे पहले कोई चीज 100 रुपए की थी, आज वह चीज
हाँ, जैसे आज कोई चीज 120 रुपए की है, पहले वह 100 रुपए की थी, तो कितना परसेंट बढ़ गया? तो 100 से 100 कैंसिल, कितना परसेंट? 20%। ऐसे निकाला जाता है। देखिए, थोक मूल्य सूचकांक में 697 गुड्स को शामिल किया गया है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 697 वस्तुओं के कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को मापा जाता है। ठीक है, 697 वस्तुओं के कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को मापा जाता है WPI के अंतर्गत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने वस्तु? 697। सिर्फ वस्तु, सेवा नहीं, मैंने सर्विस नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि थोक में सेवाएं नहीं होती, यहां गुड्स और सर्विस दोनों होगा। यहां गुड्स और सर्विस दोनों होगा, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ सेवाएं होंगी। अच्छा, इसकी गणना कौन करता है? आपके एग्जाम में आता है। तो इसकी गणना आर्थिक सलाहकार कार्यालय करता है। कौन करता है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय। कौन करता है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय करता है। आर्थिक सलाहकार कार्यालय करता है। इसकी गणना कौन करता है? तो इसकी गणना करता है NSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पहले CSO करता था, लेकिन 23 मई 2015 को CSO को हटा करके NSO कर दिया गया। नेक्स्ट क्लास में बात होगी। तो कौन? NSO करता है। इसका आधार वर्ष, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? अभी आपके एग्जाम में पूछेगा। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। इसका आधार वर्ष 2012 है। कितना है? 2012 है। समझ रहे हैं ना? भारत में WPI की शुरुआत कब से हुई है? तो 1942 से हुई है। ये इंपॉर्टेंट है। यानी भारत में महंगाई की गणना करना कब से शुरू किया गया? 1942 से। तो गणना दो आधारों पर, थोक वस्तुओं के कीमतों में होने वाली वृद्धि और उपभोक्ताओं के वस्तुओं के कीमतों में होने वाली वृद्धि। गणना कौन करता है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय। कुल कितने वस्तु शामिल है? यहाँ इसमें सीमाएं नहीं दी गई कितने वस्तु, यहाँ तो छोटी छोटी वस्तुएं हैं, बहुत ढेर सारी हो जाएंगी। तो CPI गणना कौन करता है? आपको पता होगा, NSO करता है। NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय, नेशनल मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये गणना। अब आपके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का आखिरी पॉइंट है इफेक्ट। इफेक्ट मतलब प्रभाव। ये पूछता है आयात, महंगाई से आयात पर क्या प्रभाव पड़ता है, निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऋणी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऋणदाता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्यय पर। एक एक चीज को लेते हैं और आपको समझाते हुए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले ऋणी। ऋणी मतलब उधार लेने वाला, उसको लाभ होगा या हानि? आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 500 रुपए की कोई बुक है, आपने उधार लिया। किसने उधार लिया? आपने उधार लिया दुकान से। महंगाई हो गई, इस बुक की कीमत 550 की, तो आपको लाभ होगा ना। अब तो भाई आपको 500 देना है, 550 थोड़ी ना देना है। इसका मतलब है क्या होगा? ऋणी को क्या होता है? लाभ होता है। लेकिन जो ऋण देता है उसको तो हानि हो गया ना। आपने अभी देखा तुरंत, वो दुकानदार को तो 50 रुपए का लॉस
तो ऋणदाता को हानि। ठीक, अच्छा ये बताइए, क्या बताएं सर, आप ये बताइए साथियों, उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है, कंज्यूमर पर। तो भाई अगर महंगाई है तो हमारे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर हानि होगा, हानि पड़ेगा ना, हानि आएगी, घाटा होगा, नुकसान होगा। लेकिन उत्पादक पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर महंगाई होगी मतलब डिमांड होगी, ज्यादा वस्तु बनानी पड़ेगी, तो उत्पादक को लाभ होगा ना। कोई वस्तु बनाई थी 50-50 रुपए की बिक रही थी, महंगाई हो गई 55 की बिक रही है, तो महंगाई, उत्पादक को लाभ होगा। व्यापारी वर्ग को, तो भाई महंगाई में तो व्यापारिक वर्ग को फायदा ही फायदा है, व्यापारिक वर्ग को लाभ है। आपके एग्जाम में पूछता है, रटना नहीं, अपने दिमाग से लगाना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती इकोनॉमी, बस आपके सोचने की बात है दोस्त। आप ये बताओ, बचत, भाई बचत में तो कमी आ जाएगी ना, महंगाई है तो बचत में कमी आएगी। व्यय में वृद्धि होगा, कहिए यस सर, व्यय में वृद्धि होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, अब आयात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर आपके यहां इन्फ्लेशन है तो आयात बढ़ेगा या घटेगा, आयात मतलब आने वाला, जल्दी से बताइए भाई, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, तो वस्तु ज्यादा आएंगी, आयात में वृद्धि होगा। निर्यात में, तो निर्यात में होगी कमी, निर्यात में होगी कमी। साथियों, ये जो आज का आपका लेक्चर रहा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, चूंकि हर एग्जाम के हिसाब से और आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें सारी बातें बता दी, मुद्रास्फीति क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रा संस्फीति क्या होती है, ग्राफ भी बता दिया, देखो कैसे घटता बढ़ता है, मनी सप्लाई से क्या प्रभाव पड़ता है, आपूर्ति से, गणना कौन करता है, इसके कारण क्या होते हैं, और महंगाई होने से प्रभाव क्या पड़ता है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर 4 में हमारी और आपकी मुलाकात होगी, और आप लोग इस सेशन के बारे में कमेंट्स जरूर कमेंट्स बॉक्स में देने का प्रयास करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।